शिवसेना में 2005 के बाद सबसे बड़ी फूट पड़ी है। तब शिवसेना के उत्तराधिकारी बताए जा रहे फायर ब्रांड नेता राज ठाकरे ने अपनी राहें अलग कर ली थीं। अब 2022 में शिवसेना में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री एकनाथ शिंदे ने सीएम उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया है। इस फूट के साथ एक और बड़ी बात ये रही कि 27 साल बाद किसी क्षेत्रीय पार्टी में ऐसी टूट हुई कि पार्टी प्रमुख को सीएम कुर्सी गंवानी पड़ी। 1995 में एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने बगावत की थी। उस दौरान एनटी रामाराव की सीएम कुर्सी चली गई थी और चंद्रबाबू नायडू ने सरकार से लेकर संगठन तक पर कब्जा कर लिया था। एक तरह से 27 साल बाद इतिहास खुद को महाराष्ट्र में दोहरा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की तर्ज पर ही एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। उन्हें भाजपा का साथ मिला है, जबकि नायडू ने अपने दम पर उलटफेर किया था। क्षेत्रीय पार्टियों में कब कब फूट पड़ी और इसका सियासत पर क्या असर पड़ा, दैनिक भास्कर ने इसकी पड़ताल की। आप भी पढ़िए। शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी टूट शिवसेना में चौथी और सबसे बड़ी टूट हुई है। पहली बार 39 से ज्यादा विधायकों ने ठाकरे परिवार को छोड़कर बागी एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला किया है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार 1991 में छगन भुजबल के साथ 8 विधायक शिवसेना से अलग हुए थे। उसके बाद 2005 में नारायण राणे 10 विधायकों के साथ शिवसेना से अलग हुए। राणे को शिवसेना महाराष्ट्र का सीएम भी बना चुकी थी। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान दी गई तो 2005 में राज ठाकरे ने खुद को अलग करके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। राज ठाकरे ने बड़े पैमाने पर पार्टी कैडर को तोड़ा था। हालांकि राज ठाकरे के साथ विधायक नहीं गए थे। रामाराव का तख्तापलट किया था नायडू ने। फिल्मकार एनटी रामाराव ने 1983 में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। पार्टी के गठन के 9 महीने के भीतर ही 1983 में वे आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बने। रामाराव ने आंध्र प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। टीडीपी के साथ एक और खास बात ये रही कि वह 1984 से 1989 के दौरान 8वीं लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल बनने वाली पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। अगस्त 1995 में एनटी रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू ने तख्तापलट कर पार्टी और सरकार पर कब्जा कर लिया। एनटी रामाराव को हटाकर चंद्रबाबू नायडू को सीएम बनाया गया। कुछ महीने बाद ही जनवरी 1996 में एनटी रामाराव का निधन हो गया। किसी पार्टी में यह सबसे बड़ा उलटफेर हुआ था। चाचा ने भतीजे की पार्टी पर कब्जा किया। बिहार के दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान ने नवंबर 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। 2 दशक तक वो पार्टी प्रमुख रहे। अक्टूबर 2020 में उनके निधन के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे चिराग पासवान को मिली। कुछ दिनों बाद ही बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। अपने दम पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। एलजेपी की स्थिति लगातार कमजोर होती गई। जून 2021 में एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत कर दी। उनके सांसदों ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पासवान को अपना नेता मान लिया। लोकसभा में भी पशुपति पासवान की एलजेपी को मान्यता मिल चुकी है। ममता ने तृणमूल कांग्रेस बनाई। सत्ता तक पहुंची कांग्रेस में तेजी से बढ़ रहा ममता बनर्जी का कद पार्टी को रास नहीं आया। फायर ब्रांड नेता बन चुकी ममता बनर्जी ने अपनी राह अलग कर लेना ही बेहतर समझा और पश्चिम बंगाल में 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। 1 दशक से ज्यादा संघर्ष करने के बाद ममता ने पश्चिम बंगाल से वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका। मई 2011 से वो लगातार तीसरी बार सीएम बनी है। 2009 के आम चुनाव से पहले टीएमसी 19 सीटों के साथ लोकसभा में 6ठी सबसे बड़ी पार्टी थी। 2019 के आम चुनाव के बाद वर्तमान में यह लोकसभा में 4थी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में टीएमसी के पास 22 सीटें हैं। पिता की मौत के बाद जगन ने बनाई पार्टी। 2009 में हेलीकॉप्टर क्रैश में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम वाईएसआर की मौत होने के बाद उनके बेटे जगन मोहन ने कांग्रेस हाईकमान से उन्हें सीएम बनाने की मांग की। तब वो कांग्रेस विधायक थे, लेकिन कांग्रेस किसी ऐसे शख्स को सीएम बनाना चाहती थी जो पार्टी के लिए काम करे। जगन मोहन ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। जगन मोहन को पिता की मौत के बाद राज्य में श्रद्धांजलि यात्रा तक निकालने की अनुमति नहीं मिली। इस पर कांग्रेस के 177 में से 170 विधायकों ने जगन मोहन रेड्डी को अपना समर्थन दिया और जगन मोहन ने 2009 में अपने पिता के नाम पर वाईएसआर कांग्रेस की नींव रखी। लगभग 1 दशक के संघर्ष के बाद 2019 में वो आंध्र के सीएम बने। जनता दल में सबसे बड़ी टूट 1990 में हुई। अक्टूबर 1988 को वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल की बुनियाद पड़ी।
जनता पार्टी, जनमोर्चा और लोकदल का जनता दल में विलय हो गया। 1989 में जनता दल के नेतृत्व में वीपी सिंह की सरकार बनी। भाजपा से समर्थन वापसी के बाद वीपी सिंह की सरकार गिर गई, जिसके बाद चंद्रशेखर ने जनता दल के 40 सांसदों के साथ समाजवादी जनता पार्टी बनाई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। ये सरकार 4 महीने ही चल सकी। इसके बाद चंद्रशेखर और मुलायम सिंह यादव में भी फूट पड़ गई। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी जनता पार्टी से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई। जनता दल से बगावत कर अजित सिंह ने बनाई थी आरएलडी। जनता दल में 1992 में एक और टूट हुई। चौधरी अजित सिंह ने भी जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय लोकदल नाम से नई पार्टी बना ली। इसके बाद अब से जनता दल का अस्तित्व ही खत्म हो गया। हालांकि 3 दशक बाद भी आरएलडी अब में बहुत अधिक प्रभाव नहीं बना पाई है। आरएलडी केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक सीमित होकर रह गई है। बिहार में समता पार्टी से बनी जेडीयू जनता दल के कमजोर होने के कारण बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का पार्टी पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इससे जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार परेशान थे। इन दोनों नेताओं ने खुद को जनता दल से अलग कर लिया और समता पार्टी बनाई। समता पार्टी ने बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन करके लालू यादव के खिलाफ सियासी जंग लड़ी। आगे चलकर समता पार्टी का नाम बदलकर जनता दल यूनाइटेड किया गया। पवार ने जनता पार्टी से हाथ मिला गिराई कांग्रेस सरकार। साल 1977 में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस यू और कांग्रेस आई में बंट गई थी। शरद पवार कांग्रेस यू में शामिल थे। 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों धड़ों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। जनता पार्टी को रोकने के लिए दोनों धड़ों ने साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि कुछ ही महीनों बाद शरद पवार ने कांग्रेस यू को भी तोड़ दिया और जनता पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ी। साल 2020 में सत्तारूढ़ कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी थी। इनमें 6 नेता कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। ऐसे में कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई और उन्हें अपने मंत्रियों के साथ इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया और राज्य में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई।